जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह। आज मैं फिर से आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए एक अभ्यास प्रश्न पत्र लेके आया हूं अर्थशास्त्र का। इसे आज हम हल करेंगे और समझेंगे परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों के मैं लगभग आपको आंसर लिख कर भी देने वाला हूं और साथ में समझाऊंगा भी, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आप वीडियो में अंत तक रहिएगा ताकि आप ठीक तरीके से समझ सकें और परीक्षा में यदि पूछा जाता है तो आप उसका जवाब लिख सकें। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए जा रहे हैं, उनमें से एक सही है, उसका हमें चुनाव करना है। पहला प्रश्न है, देखिए, बड़ी संख्या में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। ये वाला पहला प्रश्न है। क्या पूछा जा रहा है? बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं। तो यहाँ पर देखिए विकल्प दिए हैं, पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में, एकाधिकृत प्रतियोगिता की दशा में। हमने पढ़ा हुआ है दोस्तों कि पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में कई सारे क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। तो बाकी ऑप्शन हम पढ़कर हमारा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला है, मार्शल के अनुसार वस्तु के मूल्य निर्धारण में विकल्प दिए हैं, केवल मांग पक्ष आवश्यक है, केवल पूर्ति पक्ष आवश्यक है। तो भाई दोनों चीज़ें आवश्यक होती हैं, तो हम देखेंगे विकल्प में दोनों कहाँ पर है। तो दोनों आवश्यक हैं, ये तीसरे नंबर पर है। तो तीसरा जो विकल्प है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित को प्राप्त साधन आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। नागरिक को, आर्थिक क्षेत्र को, निवासी को, निवासी और गैर निवासी को। तो दोस्तों यहाँ इस प्रश्न का जवाब आपको थोड़ा सा संभल कर देना है। इसका जवाब होगा निवासी की, ठीक है। जो निवासी होते हैं देश के, उनकी राष्ट्रीय आय को शामिल किया जाता है, उनकी जो आय होती है उसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। चौथा प्रश्न है, परिवहन व संचार शामिल होता है प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में। सभी जानते हैं सेवा क्षेत्र में होता है, तो इसे हम टिक करेंगे तृतीय क्षेत्र में, ठीक है। हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे बाकी सभी पढ़कर। यदि राइट आंसर हमें मालूम है तो हम डायरेक्ट सर्च करेंगे और उसको टिक करेंगे। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ लोगों के कल्याण में वृद्धि होती है, कमी होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, समान रहता है। तो बस इसका क्या करना है हमें भाई, वृद्धि होती है, आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि होती है, तो इसको टिक कर देना है। अगला है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। यह कथन किसने दिया है? 4 ऑप्शन दिए हैं, हार्टली विदर्स, रॉबर्टसन, मार्शल, नेप। तो यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों आपको हार्टली विदर्स का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने कहा है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। सारे प्रश्न आप नोट करते जाइए ताकि परीक्षा में यदि पूछे जाएं तो आप इनका जवाब वहां पर लिख सकें। प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न क्रमांक 7 है, ठीक है। कौन सा वाला? बैंक द्वारा ऋण देने के कारण उत्पन्न होते हैं नगद निक्षेप, प्रारंभिक निक्षेप, व्युत्पन्न निक्षेप और इनमें से कोई नहीं। तो हमें थर्ड वाला हमारा जो आंसर है ये हो जाएगा व्युत्पन्न निक्षेप। ये सारी चीज़ें हम दोस्तों पढ़ चुके हैं, देखिए, ठीक है। क्योंकि जब बैंक लोन देती है तो उसके पास जो जमाएं प्राप्त होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? प्रारंभिक निक्षेप होती हैं। जब लेकिन लोन प्रोवाइड कराती हैं बैंकें और उनके खातों में पैसा जमा किया जाता है तो वो व्युत्पन्न निक्षेप होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। प्रश्न को ठीक से पढ़ना है, उसके बाद आपको जवाब लिखना है। सरकार को बैंकिंग सुविधाएं, लोगों को बैंकिंग सुविधाएं, सरकार को उधार देना, वाणिज्यिक बैंकों को उधार देना। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो फर्स्ट वाला बैंकिंग कार्य है किसका? केंद्रीय बैंक का। सरकार को भी उधार देती है, वाणिज्यिक बैंकों को भी उधार देती है। केंद्रीय बैंक के द्वारा लोगों को किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जाती, ठीक है। ये सुविधाएं, बैंकिंग जो सुविधाएं होती हैं वो व्यापारिक बैंकों के द्वारा दी जाती हैं। तो यहाँ पर केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है लोगों को बैंकिंग सुविधाएं देना। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या पूछा जा रहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसे मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया है और अब हम बढ़ते हैं आगे। ये रिक्त स्थान दिए हुए हैं, मैं इनका जवाब यहाँ पर लिखता जाऊँगा, आपको नोट करते जाना है कि किस में क्या चीज़ भरना है हमें। पहला है, किसी वस्तु का एक ही विक्रेता होने पर वह डैश 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 बाजार कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? किसी एक वस्तु का एक ही विक्रेता है, मतलब कि एकाधिकार बाजार है। कौन सा बाजार है? एकाधिकार बाजार। तो फर्स्ट वाले में आपका आ जाएगा एकाधिकार, ये आप नोट करके रख लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला है, बाजार मूल्य मांग और पूर्ति शक्तियों का डैश 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 संतुलन है। डैश 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 संतुलन है भाई, ये तो हम जानते हैं कि संतुलन है, लेकिन ये होता है अस्थायी संतुलन। किस प्रकार का होता है? अस्थायी। इसमें परिवर्तन होता रहता है, मांग और पूर्ति में परिवर्तन होने के कारण ये भी अस्थायी हो जाता है। तो यहाँ पर भरा जाएगा
मांग और पूर्ति का अस्थायी संतुलन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है समस्त उपभोग समस्त चालू डैश डैश आय का फलन होता है। तो समस्त उपभोग जो होता है समस्त चालू प्रयोज्य आय का फलन होता है। कौन सी आय का? प्रयोज्य आय। तो यहाँ भरा जाएगा प्रयोज्य आय। ठीक है, आपको केवल प्रयोज्य भरना है, आय का फलन होता है ये वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए सारी चीज़ें नोट करते जाइए दोस्तों। अगला देखिए, पूर्ण रोजगार बिंदु के उपरांत वस्तुओं व सेवाओं की डैश डैश में वृद्धि होती है। तो कीमतों में वृद्धि होने लगती है, इसे आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा? कीमतों में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर कीमतों में वृद्धि होने लगती है। इसके बाद पांचवा देखिए, लास्ट बचा हुआ है, पूंजीगत प्राप्तियों से सरकार की डैश 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 कम हो जाती हैं। तो जब हमने सरकार की प्राप्तियां पढ़ा हुआ था तब हमने समझा हुआ था कि जो संपत्तियां होती हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है, तो संपत्तियां यहाँ पर क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं, ये यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, लेकिन आप साथ में परिसंपत्ति जोड़ना, क्योंकि इस प्रकार का शब्द वहाँ पर प्रयोग किया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिसंपत्तियाँ कम हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित कथनों के सत्य असत्य बताइए। तो जो कथन आपको दिए जा रहे हैं इनके हमें क्या बताना है? सत्य असत्य बताना है कि कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है। चलिए पहला देखिए, कर एक ऐच्छिक अंशदान है। यहाँ पर क्या बताया है? ऐच्छिक अंशदान है। ऐच्छिक होता है क्या? हम अपनी इच्छा से कर दे सकते हैं या नहीं दे सकते? ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है? यदि हम कर देने के योग्य हैं तो क्या होता है? अनिवार्य होता है। तो इस कारण से इसका जो जवाब होगा अभी किस प्रकार का होगा? गलत होगा। ठीक है, मतलब कि असत्य है। ये क्या होता है? अनिवार्य होता है, ऐच्छिक नहीं होता। चलिए दूसरा पढ़ते हैं, राजस्व घाटा या तो दायित्वों में वृद्धि करता है या फिर परिसंपत्तियों को कम करता है। तो ये हो जाएगा सत्य। यहाँ आप करके रखिएगा सत्य। जो सत्य है उसके लिए मैं राइट टिक मार रहा हूँ और जो असत्य है उसके लिए क्रॉस का टिक यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सीमांत उपयोगिता नियम पूरक वस्तुओं के संबंध में लागू नहीं होता। कौन सा? सम सीमांत उपयोगिता नियम पूरक वस्तुओं के संबंध में लागू नहीं होता। तो ये बिल्कुल सत्य है, इसे आप सत्य करके रखिए, राइट का निशान लगा के रखिए। तटस्थता वक्र दाएं ऊपर उठता हुआ हो सकता है क्या? दाएं ऊपर उठता नहीं होता है। ठीक है, इसको आप क्रॉस कर लीजिए। इसके बाद मांग में वृद्धि का अर्थ ऊंची कीमत होने पर उतनी ही मात्रा का मांगा जाना है। बिल्कुल सही, तो इसे आप राइट का निशान लगा के रखिए। ये आपके हो गए हैं सत्य असत्य। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर लिखिए। ठीक है, ये यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं, 7 प्रश्न हैं, सातों के आपको जवाब लिखना है। चलिए पहला देखिए, पहला प्रश्न है, मांग का नियम किस नियम पर आधारित है? मांग का नियम कौन से नियम पर आधारित है? तो जब हमने मांग का नियम पढ़ा हुआ है तब ये समझा हुआ है कि ये उपयोगिता ह्रास नियम, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। आप भी इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उपयोगिता और यहाँ पर आ जाएगा ह्रास नियम। ठीक है, इतने शब्दों में इसका जवाब हमें लिखना है। पूछा एक शब्द में गया है लेकिन उपयोगिता ह्रास नियम हम एक शब्द में नहीं लिख सकते, हमें आंसर सही लिखना है। अब वो एक शब्द में आया या दो शब्द में, यदि एक शब्द में, इसका मतलब ये रहता है कि एक शब्द में भी आता है तो भी उसका हम जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्रम में कौन से प्रयास शामिल होते हैं? जो श्रम किया जाता है उसमें कौन से प्रयास शामिल होते हैं? कौन सा वाला प्रश्न है? सेकंड वाला। तो यहाँ पर जो प्रयास होते हैं वो होते हैं मानवीय प्रयास। जो श्रम होता है वो कौन करता है? मानव करता है, आदमी करता है। तो यहाँ पर कौन से प्रयास हो जाएंगे? मानवीय। ये आप नोट कर लीजिए, यही आप लिख देंगे तो भी आपका जवाब जो है गलत नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। औसत कुल लागत वक्र अंग्रेजी के किस अक्षर के समान होता है? भाई हमने चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा हुआ है, यू आकार का होता है, मतलब कि अंग्रेजी के यू आकृति के समान यह बन जाता है, यू अक्षर के समान ये बन जाता है, यही आपका जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूर्ति में विस्तार एवं संकुचन होने पर पूर्ति वक्र कैसा रहता है? जब पूर्ति का जो वक्र रहता है उसी पर संचरण होता है तो उसको हम विस्तार या संकुचन कहते हैं। मतलब कि पूर्ति वक्र कैसा रहेगा? फिर अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित। ठीक है, इस प्रकार से इसका आप जवाब लिखिएगा, क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित। ठीक, ये आपका आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, टमाटर का बाजार मुख्य रूप से किस प्रकार का बाजार है? भाई हमने उदाहरण भी समझा हुआ था, वही का वो यहाँ पर पूछ लिया गया है। पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, किस प्रकार का होता है? पूर्ण
प्रतियोगिता बाजार, ये यहाँ पर आप लिखिएगा, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ठीक है दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है टमाटर का जो बाजार होता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करने हेतु कौन सी कीमत निर्धारित की जाती है। यहाँ पर हमें कीमत सीमा और कीमत तल का यदि अध्ययन हमने किया है तो हम आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। इसका जवाब होगा कीमत सीमा का, ठीक है। सरकार कीमत निर्धारित कर सकती है कि आप इतनी कीमत से अधिक इसको नहीं बेच सकते, ठीक है। ये होती है कीमत सीमा। ये किसके लिए होती है? उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला प्रश्न बचा हुआ है, देश में स्वर्ण व चांदी के भंडार किस के अंग हैं? किसके अंग होते हैं? ये राष्ट्रीय पूंजी के अंग होते हैं। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय पूंजी, ठीक है। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पूंजी। इसे आप ठीक से नोट करिएगा दोस्तों। देखिए मैं मोबाइल से सब कुछ कर रहा हूँ, अभी मेरे पास इतने ही संसाधन हैं, तो इसे आप प्लीज़ एडजस्ट करके चलिएगा और यहाँ नोट कर लीजिए आप राष्ट्रीय पूंजी। ये सारे जवाब मैं आपको दे चुका हूँ। तो यहाँ तक हमारा जो प्रश्न पत्र है वो कंप्लीट हो गया है, जो मैंने आपको बता दिया है। सभी सवालों के जवाब आप नोट करके ज़रूर रखिएगा। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप नोट करते जा रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके आप चलिएगा, ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न क्रमांक 5, प्रवाह की परिभाषा दीजिए। क्या पूछा जा रहा है? प्रवाह की परिभाषा हमें देनी है। तो यहाँ पर अब मैं आपको ये सारे जो प्रश्न हैं इसको मैं हल करके दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप ढूंढने में अपना टाइम बर्बाद ना करें। यदि आपको इम्पोर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि प्रैक्टिस सेट में आ रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, या फिर आप नोट करते जाइए, क्योंकि मैं इनका जवाब आपको लिख कर दे रहा हूँ। प्रवाह वह मात्रा होती है जिसे किसी विशेष समयावधि में मापा जा सकता है, ठीक है। ये तो इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं। इसके बाद एक उदाहरण भी हम लिख सकते हैं, एक निश्चित तिथि पर देश में जो मुद्रा होती है वह मुद्रा का स्टॉक कहलाएगा, जबकि एक वित्तीय वर्ष में जो व्यय होता है वह प्रवाह कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न क्रमांक 6, समस्थिति बिंदु का अर्थ बताइए। अब देखिए समस्थिति बिंदु क्या होता है, इसका जवाब भी मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा जवाब अलग है। आप एक प्रकार से यदि पुस्तक में पढ़ेंगे तो नहीं समझ पाएंगे वहाँ पर। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ताकि यदि पूछा जाए तो इसे आप याद करके वहाँ पर लिख सकें। समस्थिति बिंदु उस समय प्राप्त होता है जब फर्म उत्पादन को बढ़ाती है तो कुल लागत घटने लगती है, ठीक है। इसके बाद फर्म के लाभ कम होने लगते हैं। इसके बाद भी फर्म उत्पादन बढ़ाती है तो पुनः समान स्थिति पर पहुंच जाती है, ठीक है। समान स्थिति पर मतलब कि जो उसे कम लाभ पहले प्राप्त हो रहे थे उसी बिंदु पर पहुंच जाएगी, तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? समस्थिति बिंदु कहते हैं। इसके बाद भी यदि उत्पादन फर्म और बढ़ाती है तो फिर उसे हानि होने लगती है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट करके रखिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है इसका, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में अंतर बताइए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक आपको 7 देखना है, ये 7वां प्रश्न पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में अंतर बताइए। तो इसका भी मैंने जवाब आपको लिख दिया है, बस आपको समझ लेना है और परीक्षा में लिखना है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका जवाब, इसे आप पढ़िए। किसी देश की राष्ट्रीय आय साधारणतः वहाँ एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग होती है, ये हम राष्ट्रीय आय की परिभाषा करते हैं। जबकि प्रति व्यक्ति आय एक देश की किसी वर्ष विशेष में औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। कौन सी आय को? औसत आय को। अब औसत आय किस प्रकार से निकालते हैं? उस देश की, उस अर्थव्यवस्था की जितनी वार्षिक राष्ट्रीय आय है उसमें हम उस वर्ष की जनसंख्या से भाग दे देते हैं, तो हमें फिर प्रति व्यक्ति आय या फिर औसत प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। औसत आय या फिर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक बार पढ़ेंगे समझेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8 है, स्थानापन्न तथा पूरक वस्तुओं में अंतर बताइए। स्थानापन्न तथा पूरक वस्तुओं में अंतर, तो इसका जवाब भी मैंने आपको लिख कर दे दिया है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। ये हो गया आपका जवाब। मैं फुल कर देता हूँ स्क्रीन पर ताकि आप इसे नोट कर सकें। स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती हैं? जिन वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं उसे स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं, जैसे कि चाय और कॉफ़ी। और एक अंतर और लिख सकते हैं इसमें, प्रतिस्थापन वस्तुओं के मूल्य तथा मांगी गई मात्रा में सीधा संबंध होता है। इसके बाद पूरक वस्तुओं के बारे में लिखेंगे, तो पूरक वस्तुएं वे होती हैं जो एक दूसरे के साथ प्रयोग की जाती हैं।
उन्हें हम पूरक वस्तुएं कहते हैं। साथ प्रयोग जैसे कि पेन और स्याही हो गया, कार और पेट्रोल हो गया, ये सब क्या चलते हैं, जैसे कि पेट्रोल का अकेला हम प्रयोग नहीं करते, कार में करते हैं, ठीक है, और गाड़ी कार के बगैर, पेट्रोल के बगैर नहीं चल सकती, तो ये साथ में मतलब कि ये हैं पूरक वस्तुएं, ठीक है। इन पूरक वस्तुओं का मांगी गई मात्रा तथा मूल्य में उल्टा संबंध होता है। किस प्रकार का संबंध होता है? उल्टा। तो इस प्रकार से आप इनके अंतर कर सकते हैं, ठीक है, इसका आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्रमांक 9, पूर्णतया लोचदार मांग क्या होती है, समझाइए, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने जवाब लिख कर दे दिया है, डायग्राम भी बना कर दे दिया है, आपको बस समझना है, ठीक है। चलिए तो ये लीजिए, ये है इसका जवाब। पूर्णतया लोचदार मांग क्या होती है? पूर्णतया लोचदार मांग जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना हो या फिर थोड़ा सा परिवर्तन हो और उस परिवर्तन के कारण या ना परिवर्तन होने के कारण, एक प्रकार से ये समझ लीजिए कीमत स्थिर रहती है और मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? या तो कीमत स्थिर रहे या फिर थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हो और उसके कारण मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं पूर्णतया लोचदार मांग, ठीक है। इसे हम निम्न रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार से लिखकर हम ये रेखा चित्र बना देंगे। यहाँ पर यदि आप गौर से देखें तो ये हमारा वाई अक्ष है जिस पर हम कीमत दिखा रहे हैं, और यहाँ पर मांग एक्स अक्ष पर दिखा रहे हैं। कीमत देखिए हमने स्थिर रखी हुई है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया हुआ है। ये मान के चलिए यदि यहाँ पर Q पर पी क्यू, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले की मांग है, और अन्य कारणों से, ठीक है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कीमत स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन ना होने के कारण मांग क्या हो गई, यहाँ पर बढ़ गई है। बढ़ने से ये क्या दिखा रही है? पूर्णतया लोचदार मांग की स्थिति दिखा रहा है। इसे हम प्रेजेंट करते हैं E इक्वल टू इन्फिनिटी से, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप नोट करके रख लीजिए और यही आपको परीक्षा में लिखना है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। 10वां प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपात वाला उत्पादन फलन क्या होता है, व्याख्या कीजिए। परिवर्तनशील अनुपात वाला उत्पादन फलन हमें बताना है, उसकी परिभाषा लिखनी है और व्याख्या करनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये परिवर्तनशील अनुपात वाला उत्पादन फलन की मैंने लिख दिया है, इसको आप नोट कर लीजिए। जब उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन होता है और किसी भी साधन को हम स्थिर नहीं रखते हैं, ठीक है, जो 5 साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, सभी में क्या करते हैं, हम परिवर्तन करते हैं और उनकी मात्रा को बढ़ाया जाता है, तो उसे हम परिवर्तनशील अनुपात वाला उत्पादन फलन कहते हैं। ऐसा उत्पादन फलन दीर्घकाल में संभव होता है क्योंकि कम समय में हम सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे दीर्घकालीन उत्पादन फलन भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे तो हमारा जवाब कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक है 11। 11 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों से फर्म की कुल परिवर्तनशील लागत तथा औसत परिवर्तनशील लागतें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें परिवर्तनशील लागतें भी ज्ञात करनी है और औसत परिवर्तनशील लागतें भी ज्ञात करनी है। कुछ यहाँ पर हमें तथ्य दिए हुए हैं, जैसे कि मजदूरी का बिल दिया हुआ है 10,000, कच्चे माल का मूल्य दिया हुआ है 1500 और बिजली की लागत दी हुई है 500, उत्पादन इकाइयों की संख्या दी हुई है 50। तो यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है। देखिए ऊपर की 3 हो गई हैं लागतें, कौन कौन सी? मजदूरी, कच्चा माल और बिजली। इन तीनों को हम जोड़ लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? हमारा निकल के आ जाएगा औसत परिवर्तनशील लागत। और नीचे दिया हुआ है उत्पादक इकाइयों की संख्या, तो जितनी लागतें निकल के आए उसमें आप 50 से भाग दे दीजिए तो निकल के आ जाएंगी औसत परिवर्तनशील लागतें, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर हल करके भी दे दिया है, तो आप उसे नोट कर लीजिए और समझ लीजिए कि किस प्रकार से आपको हल करना है। देखिए ये प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों से फर्म की कुल परिवर्तनशील लागतें हमें ज्ञात करनी है और औसत लागतें भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दी गई लागतें जो हैं, इन तीनों को मैंने क्या कर दिया है, सबसे पहले ये यहाँ पर जो है इनको एक फॉर्मूला बना लिया है, कुल परिवर्तनशील लागतें बराबर मजदूरी प्लस कच्चा माल प्लस बिजली का बिल। ये 3 हो गया, इन तीनों को जोड़ लिया, तीनों के मान रखेंगे, हमारा निकल के आ जाएगा 1200। कितना आ गया है? ये आ गया है हमारा 12,000। अब दी गई उत्पादन की कुल इकाइयाँ हैं, तो औसत परिवर्तनशील लागतें क्या होंगी? औसत परिवर्तनशील लागतें क्या होंगी? इसका सूत्र हमें मालूम होता है कि औसत परिवर्तनशील लागतों का जो सूत्र होता है वो
कुल परिवर्तनशील लागत बटे उत्पादन इकाइयों की संख्या। इससे हम भाग दे देंगे, तो 12,000 में हम भाग देंगे 50 से, तो ये आ जाएगा 240। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर आपकी दोनों चीज़ें निकल आई हैं। ये 12,000 जो है ये क्या है, ये परिवर्तनशील लागतें हैं, और 240 क्या है, औसत परिवर्तनशील लागतें हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर औसत लागत एवं सीमांत लागत की गणना कीजिए। यहाँ पर एक देखिए, एक प्रकार से आपको टेबल दी हुई है। इस टेबल में देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है उत्पादन की इकाइयाँ दी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद कुल लागत दी हुई है। अब इसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, औसत लागत ज्ञात करनी है और सीमांत लागत ज्ञात करनी है। तो भाई औसत लागत क्या होती है, औसत लागत कुल लागत पे हम क्या कर देते हैं, उत्पादन इकाइयों का भाग दे देते हैं, जो कि हमने प्रश्न क्रमांक 11 में किया है। और सीमांत लागत क्या होती है, अगली इकाई में से इस पिछली इकाई को हम माइनस कर देंगे तो सीमांत लागत निकल के आ जाएगी। इसका फिर भी मैंने आपको हल करके दे दिया है, तो आप यहाँ से इसे नोट कर लीजिए, उतार लीजिए। ठीक है, लेकिन हमें देखिए परीक्षा में किस प्रकार से लिखना है, ये मैंने पूरा यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले औसत लागत देखिए ये निकाल ली है, 100 में भाग दिया, 0 का 0 आएगा, तो यहाँ पर सीमांत लागत भी 0 होगी। दोनों चीज़ें साथ में निकालते जा रहे हैं। और इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि आप जो 100 है, 100 में 0 का भाग दिया, 110 में 1 का भाग दिया, 160 में 2 का भाग दिया, 210 में 3 का भाग दिया, 310 में 4 का भाग दिया और 450 में 5 का भाग दिया, तो ये चीज़ यहाँ पर निकल के आती है, क्या आ जाएगी, औसत लागत। ठीक है, अब इसके विपरीत हमें क्या करना है, सीमांत लागत निकालनी है। तो सीमांत लागत में क्या करते हैं, हम अगली इकाई में से पिछली इकाई को घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 100 है, इसके पहले कुछ है क्या, 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीमांत लागत 0 आ जाएगी। दूसरे में देखिए 110 में से हम 100 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 10। फिर 160 में से हम 110 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 50। फिर 210 में से हम 160 माइनस करेंगे तो भी आ जाएगा 50। इसके बाद 310 में से 210 करेंगे तो आ जाएगा 100। इस प्रकार से क्या निकल के आ गई है, सीमांत लागत। मतलब कि कुल मिला के हमने यहाँ पर 2 सूत्रों का प्रयोग किया है। कौन कौन से 2 सूत्रों का प्रयोग किया है, ये देखिए, हम आंसर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, उपर्युक्त तालिका में हमने निम्न सूत्रों का प्रयोग किया है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद देखिए औसत लागत का फॉर्मूला क्या लिखा है हमने, कुल लागत बटे उत्पादन की इकाइयाँ। ठीक है, और सीमांत लागत के लिखिए अगली इकाई, मतलब कि TCN, जिस भी नंबर का हम निकाल रहे हैं वो उस नंबर में से हम माइनस कर देंगे कुल उत्पादन जो होगा उस नंबर का, उससे n-1। ये फॉर्मूला हमने इसमें प्रयोग किया है उपर्युक्त तालिका में, और इन दोनों के द्वारा ये हमने निकाला है डाटा। ठीक, इससे हमारा आंसर और अच्छा हो जाता है। चलिए इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की सही जोड़ियां मिलाइए। क्या पूछा जा रहा है, सही जोड़ियों का हमें मिलान करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि हम जोड़ियों का मिलान यहां पर कर सकें। अब देखिए पहला क्या है, खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है दोस्तों, खुली अर्थव्यवस्था मतलब कि शेष विश्व के साथ संबंध। क्या होता है, खुली अर्थव्यवस्था मतलब शेष विश्व के साथ संबंध। तो इसको आप इससे मिला दीजिए, ये मिल जाएगा यहाँ से यहाँ। ठीक, उपयोगिता सृजन, ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, समय परिवर्तन के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। एजवर्थ ने तटस्थता वक्र विश्लेषण दिया है, तो इसका इससे मैच हो जाएगा। उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, अब जहाँ पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलती है, बस इस प्रकार से इसका मिलान हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मांग में वृद्धि तथा मांग में विस्तार में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं, इसकी विभिन्न श्रेणियां बताइए। दोस्तों हम सभी प्रश्नों के जवाब यदि करेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं जो लॉन्ग आंसर हैं उनके जो वीडियो हैं उन वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, तो यहां से आप एक बार पढ़िए। देखिए एक बार आप समझेंगे तो कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा, और आप नोट्स तैयार करेंगे तो फिर आपको आसानी भी होगी, जिससे आप परीक्षा में ठीक तरीके से लिख पाएंगे। तो वहाँ पर आपको मांग में वृद्धि तथा मांग में विस्तार का जो वीडियो है उसका लिंक भी मिलेगा, और मांग की कीमत लोच है और इसकी जो विभिन्न 5 श्रेणियां हैं उनकी भी वीडियो वहाँ पर मिलने वाली है। तो वहाँ से आप इसे एक बार जरूर देखिए और अपने नोट्स जरूर तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न है, कुल उत्पादन वक्र की सहायता से परिवर्ती अनुपातों का नियम समझाइए, रेखा चित्र का प्रयोग जरूर कीजिए। यहाँ पर देखिए हमने
कुल जो लागत वक्र होता है, कुल उत्पादन वक्र, ठीक है, किस प्रकार का होता है ये, यहाँ पर ये TC बराबर, ये इस प्रकार से हमने बनाकर देखा था और इसका ग्राफ इस प्रकार से कुछ बनता है, ठीक है। और ये यहाँ पर 3 श्रेणियाँ हमने बनाकर देखी हुई थी, तो इन तीनों श्रेणियों की हमें व्याख्या करनी है, तो इसका वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे पढ़िए अच्छे तरीके से और नोट्स तैयार कीजिए। सीमांत आगम एवं सीमांत लागत वक्र की रीति से फर्म के साम की व्याख्या कीजिए। सीमांत आगम और सीमांत लागत वक्र के द्वारा, तो आगम वक्र कुछ इस प्रकार का बनता है और सीमांत वक्र कुछ इस प्रकार का बनता है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, फर्म के साम की स्थिति दिखानी है। तो ये चीज़ें मैं याद दिलाने के लिए आपको बता रहा हूँ, सारी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, वहाँ से आप एक बार वीडियो को देखें, उसके बाद अपने नोट्स तैयार करें। अगला देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 200 से 300 शब्दों में लिखना है। मतलब एक प्रकार से लॉन्ग आंसर ही है। पहला है, पूर्ति के नियम को समझाते हुए इस नियम के अपवाद लिखिए। तो पूर्ति का नियम क्या होता है ये हमें बताना है, उसका ग्राफ बनाना है, तालिका बनानी है, उसके बाद उसके अपवाद भी हमें क्या लिखना बताना है, लिख कर देने हैं, ठीक है। तो आपका आंसर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों की जो वीडियो है वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी, पूर्ति के नियम की भी और पूर्ति के नियम के अपवाद की भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला देखिए, अगला है, मध्यवर्ती उपभोग की परिभाषा दीजिए, इसे एक उदाहरण सहित समझाइए, यह अंतिम उपभोग से किस प्रकार भिन्न है। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, देखिए भले ही इसकी वीडियो मेरे पास नहीं है, मैंने ये चीज़ सेपरेट नहीं पढ़ाई है आपको, लेकिन आप इसका जवाब किस प्रकार से लिखेंगे। मध्यवर्ती वस्तु की जो उपभोग होता है वो क्या होता है, जो कि अंतिम वस्तु के निर्माण में काम आता है, ठीक है, इसे आप एक बार समझ लीजिएगा। एक आप उदाहरण दे दीजिए, जैसे कि लकड़ी, लकड़ी क्या है, एक मध्यवर्ती वस्तु है, इससे हम टेबल कुर्सी आदि बना सकते हैं, तो इस आप उदाहरण से इसको समझा सकते हैं। इसके बाद अंतिम उपभोग से किस प्रकार भिन्न है, अंतिम उपभोग से ये भाई इस प्रकार से भिन्न है कि जैसे कि कोयला है, कोयला एक अंतिम उपभोग वस्तु है, ये एक बार में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, इसका हम दोबारा से प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन लकड़ी देखिए, लकड़ी यहाँ पर समाप्त नहीं है, वो क्या हो रही है, प्रयोग हो रही है दूसरी वस्तु के निर्माण में, ठीक है। तो ये मध्यवर्ती मतलब बीच में काम आ रही है, लेकिन अंतिम उपभोग वस्तु नहीं है, ठीक। चलिए अगला देखिए, मुद्रा बाह्य धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, स्पष्ट कीजिए, अथवा मुद्रा के महत्व की विवेचना कीजिए। तो दोनों की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त होगी, वहां से आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेट है, क्योंकि मैंने इसको पढ़ के देखा है, काफ़ी अच्छा है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आवश्यक थे, जिनमें आप थोड़े से परेशान हो सकते थे, वो सारे मैंने यहाँ पर सॉल्व करके आपको दे दिए हैं, केवल और केवल। अब आपको जो तैयार करने हैं, तो लास्ट के ही 5 प्रश्न हैं, 5 या 3 प्रश्न हैं जिन्हें आपको हल करना है, बाकी सभी मैंने आपको हल करके दे दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये 3 बचे हुए, 17वां प्रश्न बचा है, यानी 15, 16, 17, 3 और 5 हैं, तो मतलब कुल मिला के यहाँ पर 6 प्रश्न हैं, 6 मतलब कि 30 मार्क्स के, ठीक है, 6 मतलब कि 30 मार्क्स के प्रश्न आपके बचे हुए हैं। तो 80 नंबर का कुल पेपर है, तो 80 में से 30 का मैंने आपको दिया है, 50 का मैंने आपको करके दे दिया है। तो यदि आपने ठीक तरीके से तैयार कर लिया और यही का यही यदि सेट पूछ लिया जाता है, तो 50 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाते हैं, बाकी 30 मार्क्स आपको लेकर आना है। आप कितनी तैयारी करते हैं वो आपके ऊपर रहेगा। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।